Welcome to online classes. As you all know, we are discussing Russian Revolution और सोशलिज्म इन ये हम पढ़ रहे थे। हमने कई तरीके के पार्ट देख लिए थे और हमने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था? प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वे किस तरीके से बोल्शेविक जो वापस से पावर में आते हैं, नॉन बोल्शेविक आते हैं, फिर मगर वो जब रिडिस्ट्रीब्यूशन को रिवर्स कर देते हैं, लैंड किसानों से छीन लेते हैं, तो फिर किसान वापस से उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और 1920 में वो सक्सेशन कर लेते हैं और पावर में आ जाते हैं बोल्शेविक। मैंने आपको बताया था बोल्शेविक किस तरीके के थे, लेनिन लेड कम्युनिस्ट सोशलिस्ट वगैरह थे और लेनिन की थीसिस तो आपको पता ही होगी। तो इस वाले पार्ट में हम देखते हैं आगे क्या होता है कि भाई नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जो मुस्लिम जिहादिस्ट थे ना, उनकी मदद से ये बोल्शेविक जो है रशिया में एम्पायर बना पाए, क्योंकि दूसरे कंट्री थे वो तो नॉन बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, बट फिर भी हार गए और जीत गए क्योंकि लोगों का साथ था इनके पास। तो cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. तो क्या हो गया कि cooperation did not work जहां रशियन कॉलोनिस्ट themselves turned Bolshevik. तो कॉपरेशन काम नहीं आया भाई। क्यों? क्योंकि जो रशियन के कॉलोनिस्ट थे ना, वो खुद टर्न हो गए थे किसपे? बोल्शेविक्स में। तो कॉपरेशन कोई काम नहीं आया क्योंकि बोल्शेविक ज्यादा हो गए। तो इन खैवा कोई जगह होगी इन सेंट्रल एशिया में, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट brutally massacred local nationals in the name of defending socialism. अब क्या हुआ कि जितना भी कॉपरेशन था नॉन रशियन नेशनलिज्म का, वो काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो बोल्शेविक बन गए थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रूटली मासाकर कर दिया लोकल नेशनलिस्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे थे, इस वजह से खाइवा में हमने उनका मासाकर कर दिया, मार दिया। अब इन दिस सिचुएशन many were confused about what the Bolshevik government represented. कि भाई बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या कर रही है समझने में नहीं आ रहा है। एक तरीके से सोशलिज्म अच्छा भी है और उसको डिफेंड करते करते कई तरीके की चीजें कर रही है। तो ये सब होने लग गया था। अब जब ये सब हो गया तो देखिए क्या होता है। पार्टली टू क्योंकि मुस्लिम तो थे ही ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया था रशियन पॉपुलेशन कई तरीके बड़ी, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम भी थे, बोल्शेविक भी थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक सब थे, हिंदू नहीं थे। तो पार्टली टू रेमेडी दिस, इस चीज को जो है करा उन्होंने, तो उसकी रेमेडी करने के लिए मोस्ट नॉन रशियन nationalities were given political autonomy in the Soviet Union. तो पार्टली टू रेमेडी दिस, इसको रेमेडी करने के लिए क्या किया उन्होंने कि भाई जितने भी नॉन रशियन नेशनलिटीज थी ना, उन सबको क्या कर दी, क्या दे दी भाई, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। भाई आप ऑटोनॉमी दे देते हैं आपको, आप सोवियत यूनियन का पार्ट बने रहिए और राज्य चलाते रहिए। अब द स्टेट the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1992. तो जो स्टेट है ना बोल्शेविक, the Bolshevik created from the Russian Empire 1992 में बोल्शेविक नाम का एक स्टेट बना दिया। कहाँ पे? रशिया में। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local governments to follow. मगर क्या किया इन्होंने, लोकल गवर्नमेंट्स क्या कहा कि भाई आप हमारी चीजें फॉलो करो, ये बोल्शेविक हमने बनाया। लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, इन्होंने कहा भाई ये नोमैडिज्म वगैरह नहीं चलेगा, इन सब पे हम हार्श चीजें लगा देंगे, इनको हम कोई भी इंकरेज नहीं करेंगे। तो नोमैडिज्म आखिर है क्या, जिनको ये इंकरेज नहीं करना चाहते? चलिए नोमैडिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑटोनॉमी और नोमैडिज्म। ऑटोनॉमी द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, कि खुद ही गवर्न करना चाहते हैं, उनकी तो पावर दे दी थी उन्होंने। बट नोमैडिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। देखते हैं भाई नोमैडिज्म ऐसा क्या था इसके जो अगेंस्ट वो जाया करते थे। चलिए आ जाइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो लाइफस्टाइल ऑफ दोज who do not live in one place but move from area to earn their living. So lifestyle of those who do not live in one place but move from area to earn their living. ये क्या करते थे, ये घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह पे कभी नहीं टिकते थे। तो उनको ही नोमैड्स या नोमैडिज्म कहते थे। तो उनके खिलाफ थे अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज,
पर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। और दूसरी नेशनलिटी जो थी ना, उनको हार्ट्स को ये वॉर्न नहीं कर पाए, उनका सपोर्ट नहीं ले पाई अच्छी तरह। थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा बहुत नहीं मिला, ये सब हो गया। अब सेंट्रल एशिया के बारे में ये 2 व्यूज दिए हुए हैं, ये भी हमारे इसके काम के हैं। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। किस तरीके से जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। चलिए आ जाइए देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स kept industries and banks nationalized। जो बोल्शेविक्स थे ना, उन्होंने इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया था। ये तो आपको पता ही होगा सिविल वॉर के टाइम पे। अब दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized। तो ये आप कल्टीवेट करो, आपको वो लैंड मिल ही चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन कर ही चुके हैं, आप तो खेती करो। बोल्शेविक्स यूज्ड confiscated land to demonstrate what collective work could be। तो इन्होंने क्या किया, सारा का सारा लैंड जो है सीज कर लिया और पीजेंट्स को दे दिया, और इस तरीके से कलेक्टिव वर्क करने का इन्होंने सुझाव रखा और किया भी सही। तो ये सारी चीजें जो है रशिया में होने लग गई थी। किसके अंडर? बोल्शेविक के अंडर। तो कैसी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी थी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी तो बनाई ही। सोशलिस्ट पार्टी पावर में आएगी तो कौन सी सोसाइटी बनेगी? सोशलिस्ट सोसाइटी। तो वो सबको सोशली रखना चाहेगी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे चलेगी। तो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, बैंक तो हो गए और भी चीजें होगी। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड। अब जो ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने असेस किया कि भाई किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ाई जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 5 साल में टारगेट बनाएंगे और उनको 5 साल में अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब जो ये है ना टारगेट्स का, इसी की वजह से हमारा वो प्लानिंग कमीशन आया था ना, तो हमारा प्लानिंग कमीशन यहीं से निकला था। तो भाई ये भी 5 साल का कर रहे हैं, हम भी 5 साल का करते हैं, वहां से निकल गया। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान, जो हमारे भी होते थे, अब तो खत्म हो चुके हैं, नीति आयोग आ गया, पहले थे। तो द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। गवर्नमेंट ने सारी की सारी प्राइजेस को फिक्स कर दिया, जो फर्स्ट 2 years प्लान थे उनमें। ये यूक्रेन के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट 2 year प्लान उनका ये था 1927 से 1932 और 1933 से 1938 तक का टाइम। आप सब देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। अब आ जाइए। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। नई नई सिटीज आ गई, थोड़ा बहुत जो है लोगों के हाथ में पैसा आने लग गया। क्या आ गया भाई? लोगों के हाथ में पैसा आने लग गया यहाँ से, ठीक है। अब जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा, नई नई फैक्ट्री बनेगी। ये देखिए ऐसी कई तरीके की फैक्ट्रियां बनती थी, फैक्ट्री केम टू बी सीन एज दिस। इस तरीके की फैक्ट्रियां बन जाया करती थी, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया, अब आगे देखते हैं। तो हावेवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। मगर ये कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया ना, तो क्या हो गया कि वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा चीजें जो है पोल्यूटेड थी, और उसकी वजह से जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब थी, हेल्थ जो अफेक्ट हो रही थी वर्कर्स इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क। कौन सी सिटी? मैग्निटोगोर्स्क। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट was achieved in 3 years। जो कंस्ट्रक्शन था ना स्टील प्लांट का, वो अचीव कर लिया गया कब? 3 सालों में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट was achieved in 3 years। 3 years में, 3 सालों में उसे जो है अचीव कर लिया गया, ठीक है। कहाँ पे? मैग्निटोगोर्स्क में। चलिए स्टील प्लांट वगैरह जो है 3 सालों में बना लिया इन्होंने, बहुत अच्छे। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ and the result was 550 stoppages of work in the first year alone। तो जो है वर्कर्स बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहे थे इन
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन वाली फैक्ट्रीज। तो इस वजह से क्या हो गया, क्योंकि कई सारे वर्कर्स ने तो काम करना छोड़ ही दिया, स्टॉप कर दिया काम, कई तरीके काम जो है ठप पड़ गए, स्टॉप पड़ गए, काम जो है आगे नहीं बढ़ पाया, थोड़े से नहीं रुक गए। तो इन लिविंग क्वार्टर जहाँ वो रहते थे इन द विंटर टाइम, सर्दियों के टाइम पे, एट 40 डिग्री बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर। कि भाई 40 डिग्री से भी कम माइनस में अगर चला जाए, -40 हो जाए, तो लोगों को कूद जाना पड़ता था। कहाँ से? ऊपर से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से, क्योंकि इतने बड़े बड़े चीजें बनाओगे भाई ऊपर से कूदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत माइनस में जा चुका है, आप तो जी नहीं सकते। एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू, और रोडों पे ही वो सारे के सारे टॉयलेट वगैरह कर दिया करते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी थी, तो ये सारे काम हो जाया करते थे वहां पे। लोगों की हालत बड़ी दयनीय थी, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, लोग ऐसे जान दे रहे थे, ऐसे नहीं देंगे तो वैसे ही जाएंगे। तो एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, एक तरीके का स्कूलिंग सिस्टम जो है ना वहां पे डेवलप हो गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी। भाई यूनिवर्सिटीज में आओ, पढ़ो, बच्चों को बुलाओ, स्टूडेंट आएंगे। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इन सब के लिए जो है यूनिवर्सिटीज खोल दी गई थी। अब आगे देखते हैं। क्रचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमन वर्कर्स। तो क्रचेस जो है ना उन्हें एस्टेब्लिश किया गया चिल्ड्रन के लिए, ऑफ वुमन वर्कर्स, कि भाई जब वुमन काम करेगी वर्क में, तो जो क्रैचेज होंगे ना उनमें उन वुमन वर्कर्स के बच्चों का लालन पालन किया जाएगा, ताकि उन्हें अपने चिल्ड्रन की टेंशन ना हो, उन्हें वहां पे अच्छी स्कूली शिक्षा वगैरह भी हम दे देंगे। तो चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, बहुत ही सस्ता हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाने लगा, कि भाई हेल्थ पे तो सबका हक है, अब बिल बड़ा क्यों बनाए, पुअर हो या अमीर हो सबको बढ़िया हेल्थ मिलेगी, तो चीप हेल्थ प्रोवाइड करी गई, पब्लिक हेल्थ चीप हुई। तो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अच्छे अच्छे क्वार्टर्स बनाएगा कि भाई अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, समान नहीं था ये, दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, हर जगह ये चीजें समान नहीं थी कि भाई ये भी होगा वो भी होगा, बैचेस भी बना देंगे, सब कर देंगे, कई जगह रिसोर्सेज थे ही नहीं। अब जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बस आप बोलते रहिए, करना तो कुछ है नहीं, आप बस बोलिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज तो है ही नहीं, और वो कैसे आएगा, हमसे टैक्स वसूलोगे बड़ा बड़ा, वही चीजें है यहाँ पे। ये देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये जो है एक चाइल्ड है वो काम कर रहा है, चिल्ड्रन एंड स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930, स्कूल में इस तरीके के। यहाँ देखिए फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930, फैक्ट्री में जो है डाइनिंग हॉल हुआ करते थे, वर्कर्स को खाना वाना खिलाया जाता था, इस तरीके की चीजें रशिया में बहुत ज्यादा प्रचलित होने लग गई थी। अब सोशलिस्ट थे, वर्कर्स का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933, ये कोई एक है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारे काम का भी नहीं। तो भाई बोल्शविक का ये सब हमने देख लिया, अब आएगा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। अब क्या आएगा, अब आएगा स्टालिनिज्म और कलेक्टिविज्म। चलिए देखते हैं स्टालिनिज्म और कलेक्टिविज्म किस तरीके की चीज है। आ जाइए शुरू करते हैं। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज linked to the disasters of the collectivization of agriculture। जो पीरियड था ना कौन सा, अर्ली प्लांट इकोनॉमी का, शुरुआत में जो प्लांट इकोनॉमी थी उसका पीरियड था, वो लिंक कर दिया गया था डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा दिक्कतें ना आए इस वजह से उसके साथ लिंक कर दिया गया शुरुआत की इकोनॉमी में। अब बाय 1927 1928 तक the two towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम जो झेल रहा था कौन, सोवियत रशिया, 27 और 28 में। तो द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, भाई ये फिक्स प्राइस है, उस पे ग्रेन को सोल्ड करना ही होगा। बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बाय
एट दिस प्राइस, ये बहुत ही कम मांग रहे, तो भाई इतनी कम प्राइस में हम अगर खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला हमें इस वजह से। स्टालिन, कौन भाई? स्टालिन की बात हो रही है। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन ने जो है हेड करी थी क्या? पार्टी, पार्टी का हेड बन गया था, लेनिन की डेथ हो गई और हेड कौन बन गया भाई? स्टालिन। पार्टी तो वही थी ना, बोल्शेविक लीग, बट हेड अब स्टालिन था। अब उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया फर्म इमरजेंसी मेजर्स की, बहुत ज्यादा इमरजेंसी मेजर्स जो है उसने लगा दी। He believed that rich peasants and traders in the countryside holding stocks in the hope of higher price। उसे क्या लगा? वो बिलीव करता था कि भाई जो अमीर किसान थे, व्यापारी थे, जितने भी ट्रेडर्स थे पूरी कंट्री में, वो स्टॉक रखते थे ताकि प्राइसेस जो है बढ़ाई जा सके। वो क्या करते थे? स्टॉक कर लेते थे एक टाइम पे, बहुत ज्यादा चीजें अपने पास रख लेते थे और फिर जब शॉर्टेज हो जाती थी, पैसों के दाम बढ़ जाते तो बेच देते थे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। ये बिलीव करता था कौन? स्टालिन। जहां तक ये थोड़ी बहुत बात तो सही, इकोनॉमी की नॉलेज थी उससे, इसका मतलब इकोनॉमी में देखे तो यही तो होता है, कहीं स्टॉक करके रख दोगे तो शॉर्टेज हो जाएगी, तो दाम बढ़ जाएंगे और फिर बेचोगे तो लोग ऊंचे ऊंचे दामों में खरीद लेंगे आपकी चीजें। तो स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। तो स्पेक्यूलेशन थी ना ये सारी, इन्हें स्टॉप करा गया और जो सप्लाईज थी उन्हें कन्फिस्केटेड, रोक दिया गया कि भाई आप कुछ नहीं दोगे यहाँ से, जो आप स्टॉक करके रख रहे हो आपका पहले चेकिंग होगी प्रॉपर। ये सारी चीजें होने लग गई स्टालिन के टाइम। हमारी ये और क्या क्या किया स्टालिन ने? लेनिन तो मर चुका है। तो 1928 पार्टी मेंबर्स toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and raiding pulakas, the name for well-to-do peasants। तो भाई पार्टी मेंबर्स ने क्या किया कि जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज है उनको सुपरवाइज किया, उन पे ग्रेन कलेक्शन जो है इन्फोर्स करे गए कि भाई कलेक्शन करो ग्रेन, रेडिंग पुलका, सबको रेड किया गया। द नेम फॉर वेल डू डू पीजेंट, तो जो रिच पीजेंट्स थे ना उन पे रेड करी गई कि भाई आपके पास इतने सारे तो माल कहाँ से आ गया, सप्लाई कहाँ से हो रही है? कच्चा चिट्टा खोलो आप, सारी की सारे जितने भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सब पे छापेमारी करी गई। सबको क्या किया? कलेक्टिविज्म, सबसे अच्छी तरह से देखा गया अभी कहाँ कहाँ से आई चीजें। तो एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, मगर शॉर्टेज कंटिन्यूड थी, द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव वाइज फार्म। इस तरीके का डिसीजन स्टालिन ने लिया ताकि फार्म्स को कलेक्टिवाइज किया जा सके। तो देखा जाए क्रूड को क्या प्रॉब्लम है। So it was argued that grain shortage is partly due to the small size of land holding, small size of holdings की। कि भाई ग्रेन शॉर्टेज का मेन कारण क्या था? कि इनका स्टॉक में रखना नहीं, मेन कारण था स्मॉल साइज और ऑन होल्डिंग, कि भाई होल्डिंग जो है स्मॉल साइज में जो है किया करते थे एग्रीकल्चर, ये कारण दिया गया, आर्ग्यू करा गया। तो आफ्टर 1970 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, आपसे जानते पीजेंट्स को दे दिया। These small size peasant farms could not be modernized। तो किसान जो छोटे छोटे जमीनों पे खेती किया करते थे, मॉडर्नाइज हुई नहीं ये सारी। तो to develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate full caste। तो ये जो जितने भी रिच किसान थे ना उन सबको हटाना पड़ेगा अगर हमें ये फार्म को मॉडर्नाइज करना है, इंडस्ट्रियल लाइन से, मशीन वगैरह से। तो टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट, कि भाई जितने भी पीजेंट किसानों को लैंड दिए गए थे सारे ले लो, एस्टेब्लिश करो स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। तो स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगा इन बड़े बड़े लार्ज फार्म, ताकि क्या हो? ताकि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी तो सारा काम बनेगा। तो लैंड जो दे रखे हैं वो सारे ले लो, ये सारा ऑर्डर वगैरह कर दिया जाए गया। कुलकाज को हटाने की बात चली गई, भाई कुलकाज हटाओ, कोई लैंड नहीं मिलेगा इन किसानों को। वॉट फॉलोड वॉज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये सब कलेक्टिव करो, सबको कलेक्ट कर लो, सब कुछ हमारे पास आएगा। फ्रॉम 1929 पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म, कि भाई जितने भी पीजेंट्स हो वो सब के सब कलेक्टिव फार्म्स में काम करो।
सब साथ मिलकर कलेक्टिव आर्म्स में क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है भाई, कर लेंगे काम तो। इनको कॉल कॉक्स कह देते थे इनको। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। मतलब बहुत सारे फार्म्स के जो यूनियन वगैरह थे उनको पैसे वगैरह दे दिए जाते थे, उनको ट्रांसफर कर दिया जाते थे लैंड वगैरह ओनरशिप। ये सब होने लग गया। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। मतलब पीजेंट्स तो काम कर रहे थे और कोलखोज जो थे ना, वो ग्रुप में जो लोग थे वो सबके सब प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। तो वापस से वो स्थिति आने लगी। जो लेनिन लेकर आया था उसे स्टालिन रिवर्स कर रहा था। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. अब पीजेंट्स चुप थोड़ी बैठने वाले, उन्होंने बोला भाई हमारे पे बहुत अत्याचार हो रहा है, अब आपकी खैर नहीं। सारी की सारी अथॉरिटीज को रेजिस्ट कर दिया, अवरोध पैदा कर दिए और डिस्ट्रॉय कर दिया उनका जितना भी लाइफ स्टॉक था एनिमल वगैरह से, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 क्या हो गया वो देखते हैं। तो 2 सालों में क्या हुआ। द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। तो कैटल जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो गई भाई, 1/3, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इन्होंने लाइफ स्टॉक को खत्म ही कर दिए इन पीजेंट्स ने। पीजेंट से पंगा बहुत बुरा पड़ गया इनको, पीजेंट से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। दोज हु रेजिस्टेड कल्टिवाइजेशन और सीवियरली पनिश। अब जो स्टालिन का कल्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ना, उसको रेजिस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि जिसने कल्टिवाइजेशन वाले प्रोग्राम को हटाने की कोशिश करी उसको पनिश किया जाने लगा। किसके द्वारा? स्टालिन की अथॉरिटीज के द्वारा। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। कई सारों को जो है डिपोर्ट कर दिया गया, एक्साइल में डाल दिया गया। तो बहुत सारे अत्याचार उनके साथ होने लग गए। ठीक है, बहुत सारे अत्याचार होने लग गए उनके साथ। एज दे रेजिस्टेड कल्टिवाइजेशन, जब उन्होंने रेजिस्ट किया कल्टिवाइजेशन, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। पीजेंट्स ने जोर जोर से बोला कि भाई हम रिच नहीं है, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हमें क्यों रिच बोल रहे हो आप सब, और हम सोशलिज्म के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्या बोल रहे हो ये सब। तो दे मियरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। तो कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना भाई, कई रीजन है हमारे। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवाइजेशन, कि चलो ठीक है आप सब इतना कह रहे हो तो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दे देता हूँ, कल्टिवेट कर सकते। बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। बट करने के बाद भी उनसे बोला, जो करते थे ना उनको बार बार चिढ़ाया जाता था, भाई क्या कर रहे हो, हमने आपसे क्या कहा था, आप क्या कर रहे हो, हैं हमारी बात नहीं मानते। तो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता था उनको, टैक्स वगैरह भी ज्यादा ले लेते थे। तो इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिविज्म, तो कलेक्टिविज्म की स्पाइट में क्या होगा, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन की स्ट्राइक में क्या होता है, कलेक्टिवेशन अचानक से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। In fact, the bad harvest of 1930-33 led to one of the most devastating famines in Soviet history, when over 4 million died. तो स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसने सोचा था फायदा देगा, बट वो तो नुकसान दे गया, क्योंकि हार्वेस्ट जो है बैड हो गया और सब कुछ खत्म होने की दृष्टि में चला गया। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई ये सारी चीजें होने लग गई थी और लोग मरने भी लग गए। और डिपोर्टेड का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री। मतलब क्या है यहाँ पे कि अपने ही देश से निकाल दिया गया, वो भी किसी फोर्सफुली। एक्साइल्ड, फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री। एक्साइल में चले जाओ, कंट्री से दूर रहो, बाद में आ जाना। अब ये हमने देख लिया। ठीक है, कई सारे फेमाइन है, स्टालिन का कुछ रोल इतना अच्छा चला नहीं। अब many within the party criticize the confiscation in industrial production under the plant economy and the consequences of cultivation। कई लोगों ने कल्टिवेशन को जो है वाइजेशन को क्रिटिसाइज किया कि भाई ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो स्टालिन का कुछ नहीं चलने वाला। स्टालिन एंड सिंपैथाइजर्स चार्ज दीस क्रिटिक्स विद कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिन ने बोला भाई ये सब मेरे कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम है ना, इसे तो चलाऊंगा मैं, कुछ भी कर लो, जो अगेंस्ट होगा सारे के सारे सोशलिज्म के अगेंस्ट हो, सबको जेल में डालो। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camps में डाल दिया। Most were innocent of crimes but no one spoke for them। कोई बोलता नहीं था क्योंकि
शख्स टर्निंग करता है। लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फास्ट कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमंग देयर वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब, उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सब हमने देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।